सीटेट में पौधों के रिप्रोडक्शन से सवाल आया तो सिर्फ फ्लावर के पार्ट्स याद होना काफी नहीं है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और सीड फॉर्मेशन, इनमें छोटी सी कंफ्यूजन पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है। आज के डे 8 में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को एक्चुअल सीटेट पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज बेस्ट प्रैक्टिस के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट साइंस 20 डेज चैलेंज 8 में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। चलिए बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है बाह्य निषेचन अलैंगिक प्रजनन में होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्या ये सही है? तो बाह्य निषेचन ये गलत हो गया। नेक्स्ट है पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है। पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करने की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो इसका ऑप्शन हो गया कि पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करने की क्षमता होती है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसको भी देख लेते हैं फटाक से। कह रहा है कि प्लांट में यानी कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके भी पाए जाते हैं। यानी कि लैंगिक, यहाँ पे सेक्सुअल मीन्स क्या हो गया, लैंगिक, और असेक्सुअल मीन्स अलैंगिक, सिर्फ अ लग गया था, अलैंगिक, यानी कि पौधों में दोनों प्रकार के प्रजनन करने की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी कि 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। कह रहा पौधों निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखना नहीं है, क्या नहीं है, अलैंगिक प्रजनन, यानी कि कौन सा प्रजनन होगा, तो लैंगिक प्रजनन होगा, यही खोजना है हमको। कह रहा मुकुलन यानी कि बडिंग। सेकेंड में है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। थर्ड में है परागकण यानी कि पॉलिनेशन। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रोसेस है, जबकि बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, यानी कि अलैंगिक जनन के ये सब एग्जाम्पल हैं। और ये परागकण जो है जो कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पॉलिनेशन के संबंध में सही है, यानी कि सही बताना। ये 4 है, 4 में से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो कि पॉलिनेशन के संबंध, पॉलिनेशन मीन्स परागकण के संबंध, पॉलिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, परागकण। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो परागकण के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर ए है परागकण एंथर से ओव्यूल तक जाते हैं, नहीं गलत है, परागकण एंथर से ओव्यूल तक नहीं जाते हैं। परागकण एंथर से ओवरी तक जाते हैं, ओवरी तक भी नहीं जाते हैं। परागकण एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो गया कि पैंथर क्या करता है, तो पैंथर जो है परागकण जो है एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा इसका देख लेते ओवरव्यू क्या कह रहा एक्सप्लेनेशन क्या है कि पॉलिनेशन जो यानी परागकण, यहाँ पे आ जाएगा परागकण, परागकण इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि परागकण एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। देखिए छोटा सा ट्रैप है कि एंथर
स्टिग्मा तक जाते हैं, न कि ओवरी या ओव्यूल पर। जैसा कि ऑप्शन में था, पहला में ओवरी था, ओव्यूल था, दूसरा में ओवरी था, ये दोनों में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते 5, फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, यानी कि फ्लावर में जो मेल प्रजनन है वो कौन सा भाग है। देखिए याद करने का सबसे एकदम आसानी तरीका होता है, मेल यानी पुरुष, तो क्या हो जाएगा स्टेमिन, यानी कि पुंकेसर, प से पुरुष, प से पुंकेसर। याद करने का तरीका है, कभी भूलिएगा नहीं, ये सब पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा कि फूल में, इसके पहले क्या था, फूल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें है फीमेल, तो याद कीजिए पुंकेसर, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब करा फीमेल कौन सा है जो बताना था, फीमेल क्या होगा, पिस्टिल या कार्पेल। देखिए यहाँ स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया फीमेल में। याद करने का कितना अच्छा तरीका, म से मेल, प से पुरुष, प से पुंकेसर, स्त्री का तो फीमेल जाल में करते हैं, स्त्री केसर, यानी कि स्त्री पहले ही आ गया। याद करने का सबसे आसान तरीका हो गया, सबसे अच्छा तरीका, कभी भूलने का चांस ही नहीं है। जैसा ही पूछे पुरुष में तो पुंकेसर, स्त्री में तो स्त्री केसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा कि एंथर में मुख्यतः क्या पाया जाता है, यानी एंथर में मुख्यतः क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बताइए। ओव्यूल यानी कि बीजांड पाए जाते हैं, पॉलीग्रेन्स यानी कि प्राक्कन पाए जाते हैं, सीड्स यानी कि बीज पाए जाते हैं, और डी में है फ्रूट्स यानी कि फल पाए जाते हैं। तो एंथर याद कीजिए, एंथर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे प्राक्कन के बारे में, एंथर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलिन ग्रेन। पहला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, जस्ट पहले क्वेश्चन में ही हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि पॉलिनेशन के तुरंत बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है, यानी पॉलिनेशन होता है उसके जस्ट बाद कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो अगला महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी अगला प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है अंकुरन यानी कि जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज प्रसार, और डी में है फ्रूट राइपिंग यानी कि फल का पकना। चलिए सोचिए बताइए कि पॉलिनेशन के तुरंत बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो कौन सा है, बताइए। ऐसा ही पॉलिनेशन होगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो यानी कि निषेचन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन में पोलेन सामान्यतः कहाँ ट्रांसफर होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलेन होता है, पोलेन अभी जस्ट पहले पोलेन ग्रेन्स, यानी पोलेन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, एक ही फ्लावर यानी प्लांट के स्टिग्मा तक, केवल दूसरे स्पीसीज के फ्लावर तक, केवल रूट तक यानी जड़ तक, केवल फ्रूट तक। चलिए बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ यानी खुद, जैसा ही आ गया एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक, यानी सेल्फ यानी खुद के ही बात आ गया, तो क्या हो जाएगा एक ही फ्लावर या प्लांट के स्टिग्मा तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जाता, वहां था सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ है क्रॉस पॉलिनेशन में पोलेन का ट्रांसफर किस प्रकार होता है। वहां था सेल्फ पॉलिनेशन में, तो देखे थे हम लोग पढ़े ही थे, सेल्फ में क्या पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े थे, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक। उसके बाद आ गया कि क्रॉस पॉलिनेशन में इसका क्या हो जाएगा, उसी फ्लावर के एंथर से नहीं, उसी फ्लावर के एंथर से तो हो जाएगा सेल्फ वाला, तो ये तो होगा नहीं। कह रहा एक प्लांट के फ्लावर से उसी स्पेसिस के
दूसरे प्लांट के फ्लावर तक। हाँ, यहाँ तो क्रॉस, एक दूसरे से क्रॉस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। एक प्लांट के फ्लावर से, यानी एक पौधा है उसके फूल से उसी यानी उसी जाति के दूसरे प्लांट के फ्लावर तक ही क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन का ट्रांसफर होता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। चलिए बताइए। करा कि पॉलिनेशन, परागकण, नहीं ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन का थर्ड करा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, ये भी नहीं होगा। और डी में है बीज निर्माण, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है पोटैटो से नया प्लांट यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसी का एग्जाम्पल है कि कोई भी आलू है और आलू से एक नया पौधा जन्म लेता है, उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटैटो से नया प्लांट बनना। आप लोग देखे होंगे पोटैटो यानी आलू में एक पौधा जन्म ले लेता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करा, अभी जस्ट इसी का क्वेश्चन पढ़े थे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा उत्पन्न प्लांट सामान्यतः पेरेंट प्लांट के बहुत समान होते, क्यों। यानी कि आलू है उसमें से जो पौधा निकला वो भी आलू के जैसा ही होता है ज्यादातर। तो ये पेरेंट प्लांट के बहुत समान ऐसा क्यों होता है, इसी का बताना है कि जो आलू है उसमें से जो पौधा निकला वो बिल्कुल आलू की तरह ही हूबहू होता है, ऐसा क्यों। क्योंकि इसमें केवल एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल होता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। तो एक ही वो ऑप्शन आ गया, फर्स्ट में ही पकड़ा गया कि ऑप्शन नंबर ए। अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसमें हमेशा दो पेरेंट होते हैं, नहीं। क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन अनिवार्य होती, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं, हाँ बनते हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें केवल एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेयर है जो सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा सही है। ओवरी सीड से सीड हो जाएगा, नहीं। ओव्यूल फ्रूट में, नहीं। ओवरी फ्रूट में, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, ओवरी फ्रूट। एंथर रूट, नहीं ये भी नहीं होगा। छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन छोटा छोटा इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हो और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। ओव्यूल यहाँ पे देखिए ओवरी था, सीड्स में गलत हो जाएगा। ओव्यूल किसमें था, फ्रूट में, नहीं, यहाँ हो जाएगा सीड। तो ओवरी फ्रूट में, हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है, यानी ये है, ये चारों में से कौन सा है जो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है। चलिए ऑप्शन नंबर वायु, हाँ बिल्कुल ये भी करता है। जल, हाँ ये भी करता है एजेंट का काम। इंसेक्ट, हाँ कीट भी करता है एजेंट का काम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा कि एक स्टूडेंट कहता है, पेडागोजी से क्वेश्चन अब आ गया। एक स्टूडेंट कहता है, क्या कहता है भाई, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक ही प्रोसेस है। यानी एक बच्चा कह रहा टीचर से कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन एक ही प्रोसेस है। तो टीचर की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी कि ये सभी प्रतिक्रिया होगी लेकिन सबसे उपयुक्त मोस्ट सुइटेबल कौन सा रिस्पॉन्स होगा। केवल सही डिफिनेशन लिखवा देना, क्या ऐसा होगा क्या, नहीं। स्टूडेंट को गलत कहकर आगे बढ़ जाना, नहीं ये भी नहीं है। करा दोनों प्रोसेस का सीक्वेंस और रोल एक्टिविटी डायग्राम से कंपेयर करना, हाँ ऑप्शन नंबर सी यही होगा। कोई बच्चा कह रहा है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक ही प्रोसेस है, तो टीचर क्या करेंगे, उनका क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, दोनों प्रोसेस का सीक्वेंस
और रोल एक्टिविटी या डायग्राम से कंपेयर करवाना है। ऑप्शन नंबर डी में करा स्टूडेंट को डिफिनेशन नहीं याद हुआ तो ये रट्टाफिकेशन का ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। एक टीचर फ्लावर का वास्तविक स्पेसिमेन स्टूडेंट्स को देता है। यानी कि एक टीचर है जो फ्लावर का वास्तविक स्पेसिमेन जो होता है स्पीसीज जो स्टूडेंट को देता है और उनसे एंथर स्टिग्मा और ओवरी आइडेंटिफाई करने को कहता है। यह मुख्यतः किस प्रकार की का लर्निंग एक्सपीरियंस है। यानी कि एक टीचर है फ्लावर का वास्तविक स्पेसिमेन स्टूडेंट को दे देता है और उनसे पूछता है कि एंथर स्टिग्मा और ओवरी आइडेंटिफाई करने को कहता है, यानी ये सब करने के लिए कहता है। तो यह मुख्यतः किस प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी किस प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हाँ पहले में पकड़ा गया एक्सपेरिमेंटल, जी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम। रोट लर्निंग नेगेटिव टैग वर्ड, केवल आ गया, ओनली आ गया नेगेटिव। मैकेनिकल रेपिटेशन तो होगा ही नहीं, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। पेडागोजी को सबसे ज़्यादा जो होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाना, क्योंकि उसमें खुद पता चल जाता है नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। टीचर पूछता है यानी शिक्षक पूछते हैं, अगर फ्लावर्स में पॉलिनेशन ना हो तो सीड फॉर्मेशन पर क्या प्रभाव पड़े। यानी कि पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो सीड यानी बीज पर क्या प्रभाव, बीज जो बनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन मुख्यतः किस स्किल को प्रमोट करता है। यानी टीचर एक बच्चा से पूछते हैं कि अगर फ्लावर यानी फूल में पॉलिनेशन ना होगा तो सीड फॉर्मेशन यानी कि बीज का जो उत्पत्ति होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछे, यह क्वेश्चन मुख्यतः किस स्किल को प्रमोट करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, देखिए बहुत इजी तरीका, एकदम हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, एकदम इजी तरीका, एकदम खाली सिर्फ एलिमिनेट कीजिए ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा। रिकॉल स्मरण करना, याद फ्याद करना नहीं, उसके बाद कॉपी करना, नकल करना, ये भी नहीं, रट्टाफिकेशन वाला काम रटना, ये सब नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है, कारण परिणाम आधारित तर्क, कॉज अफेक्ट रीजनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन बचा था, ऑप्शन नंबर। कितना इजी था क्वेश्चन, भले बहुत बड़ा हो, पेडागोजी में अक्सर क्वेश्चन बड़े होते हैं, घबराना नहीं है। एक बार नहीं, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेना है और ऑप्शन में से एलिमिनेट करना, सबसे इजी तरीका एलिमिनेट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है। एक टीचर स्टूडेंट को यानी एक शिक्षक को विद्यार्थी को 2 फ्लावर दिखाकर पूछता है। यानी कि कोई एक बच्चा है, उससे टीचर 2 फ्लावर दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि दोनों में से कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है और कौन से एब्सेंट है। यानी कि 2 फ्लावर दे के पूछते हैं कि इनमें से, इन दोनों में से कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि उपस्थित है और कौन सा उपस्थित नहीं है, यानी कि अनुपस्थित है। यह एक्टिविटी मुख्यतः किस स्किल को बढ़ावा देती है, कौन सा एक्टिविटी किस स्किल को बढ़ावा देती है। देखिए इसको भी एकदम ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, एकदम बहुत ईजी है, आज का क्वेश्चन ईजी ही है, खास करके पेडागोजी ईजी ही होता है। कह रहा है डिक्टेशन का तो यहाँ जरूरत नहीं है, कॉपी करके नकल करके नहीं, केवल रट के ये कोई स्किल उसकिल नहीं है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। कह रहा अवलोकन एवं तुलना करके, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड कंपेरिजन करके, यानी कि यही एक बच गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है। यदि कोई स्टूडेंट कहता है, यानी कोई विद्यार्थी कहता है, क्या कहता है कि हर फ्लावर में, यानी कि हर फूल में, सभी फूल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। यानी कोई एक बच्चा है, कोई एक विद्यार्थी, वो अपने टीचर से कहता है कि हर फूल में मेल भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होते हैं और फीमेल भी होते हैं,
तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है कि स्टूडेंट को तुरंत गलत घोषित करना चाहिए, नहीं तुरंत घोषित नहीं कर, गलत नहीं करना चाहिए। उसके बाद है केवल डेफिनेशन याद करवाना, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन को इग्नोर करना, कोई क्वेश्चन पूछा बच्चा को इग्नोर करना, नहीं ये तो कभी नहीं करना, बच्चा का कोई भी जवाब को इग्नोर करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बच गया कि अलग अलग फ्लावर के एग्जाम्पल दिखाकर कॉन्सेप्ट कंपेयर करवाना। सबसे सुइटेबल ऑप्शन नंबर बी ही है और यही बचा ही है कि कोई बच्चा यानी कोई भी स्टूडेंट टीचर को कहता है कि सर फ्लावर में यानी फूल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होते हैं, तो टीचर उसको क्या करेंगे, अलग अलग फ्लावर्स का एग्जाम्पल देंगे और उसको दिखाएंगे, उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट को कंपेयर करेंगे। आज का आखिरी सवाल एंड 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी पेडागोजी से ही रिलेटेड है कि एक टीचर रिप्रोडक्शन इन पार्ट्स पढ़ाते समय, यानी एक जो टीचर है जो इस चैप्टर को पढ़ा रहा है, एक टीचर है जो कि पौधों में प्रजनन, ये एक टॉपिक है, इसको पढ़ा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पढ़ाते समय स्टूडेंट से कहता है, एक टीचर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाते समय स्टूडेंट से कहता है, क्या कहता है कि अपने आसपास ऐसे प्लांट खोजो जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यह अप्रोच मुख्यतः किसे प्रमोट करता है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, एक नहीं एक बार और पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक बन जाएगा, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे एक बार बिना पढ़े भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एक टीचर यानी एक शिक्षक जो है वो क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पौधों में प्रजनन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय स्टूडेंट से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने आसपास ऐसे प्लांट खोजो यानी ऐसा पौधा खोजो जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो किस में होता है? आपको थोड़ी देर पहले पढ़े थे, आलू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, यानी जो अब तुम देखो उसका रीजन भी बताओ। यह अप्रोच मुख्यतः किसे प्रमोट करता है? ऑप्शन नंबर ए है इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। जी बिल्कुल, जांच पड़ताल करेंगे और उनका अवलोकन करेंगे, यानी एक फर्स्ट में पकड़ा गया ऑप्शन, क्योंकि ये आ गया रट्टाफिकेशन होगा नहीं, कॉपी करके होगा नहीं, पैसिव लिसनिंग होगा नहीं, हमेशा एक्टिव लिसनिंग होता है, एक्टिव लिसनिंग। चलिए आज का आखिरी सवाल था जो कि खत्म हुआ 20। अब थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे मेन चीज होता है कि आजकल आज जो भी हम लोग पढ़े हैं एक बार थोड़ा सा फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। स्टेमेन, मेल स्टेमेन हो गया, स्टेमेन किसका किसका, एंथर प्लस फिलामेंट। फीमेल में क्या होता है? पिस्टल, जिसको कि कार्पल भी कहते हैं। पिस्टल किस किस से बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पॉलिनेशन क्या है? तो एंथर से स्टिग्मा बनता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो मेल गैमेट है प्लस फीमेल गैमेट है, यानी दोनों को मिलाकर बनता है जायगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है। उसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में क्या हो जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, रूट, स्टेम, लीफ पर ये सब होता है। पॉलिनेशन टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें सेम फ्लावर या सेम प्लांट होता है, वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिसमें डिफरेंट प्लांट होते हैं लेकिन सेम स्पेसिस होते हैं, यानी कि सेम प्रजाति के होते हैं। चलिए आज का क्विक रिवीजन भी समाप्त हुआ। अब जो सीटेट का एक ट्रैप है उसको एक बार देख लेते हैं कि इस ट्रैप में हम लोग को नहीं फंसना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एक नहीं होता है, पॉलिनेशन बराबर होता है एंथर स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमेट, यानी दोनों का मिलान। ओवरी फ्रूट में बदलता है, ओव्यूल सीड में बदलता है। एंथर पॉलिन ग्रेन्स है, स्टिग्मा पॉलिन रिसीव करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पॉलिनेशन को असेक्सुअल नहीं समझना है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक नहीं समझना, क्योंकि ये लैंगिक है।
सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिस्टिंक्शन जरूर याद रखें। प्लांट में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। सीटेड पेडागोजी में स्टूडेंट की मिसकंसेप्शन को सिर्फ गलत बताना पर्याप्त नहीं है। एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, कंपेरिजन और रीजनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आज का डे 7 का सीटेड का जो ट्रैप था, सॉरी आज डे 8 है, उसका भी हम देख लिए। तो दोस्तों आज के डे 8 में हमने पौधों में रिप्रोडक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ समझा। अब बिना देखे बताइए, क्या बताइए कि पॉलिनेशन कहाँ से कहाँ होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी और ओव्यूल का क्या होता है। अगर आज के 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर अच्छा रहा तो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, और जिन क्वेश्चन में गलती हुई है उन्हें दोबारा रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिए। कल रात ठीक 8 बजे डे 9 में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। विक्की विद्या NCERT से सक्सेस तक। जय हिंद। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहाँ से PDF आप इसको ले सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।